नमस्कार। आज के इस आयोजित वेबिनार में आप सभी का स्वागत है, जिसका विषय है शुद्ध और समुचित उपयोग से ही बनेगी हिंदी भाषा। भाषा का बहुत महत्व है। समाज में रहने के लिए विचारों के आदान प्रदान का होना सबसे ज्यादा आवश्यक है, जिसको हम केवल भाषा के माध्यम से ही व्यक्त कर सकते हैं। आज भाषा का जो महत्व है, उसी से हम एक संपर्क दूसरे से बना पाते हैं। कल्पना कीजिए, अगर संसार में भाषा ना होती तो सारी सृष्टि गूंगी होती। कोई अपने मन की बात व्यक्त ही ना कर पाता, कोई किसी से बातचीत ही ना कर पाता। तो इसी भाषा के महत्व को जरूरी समझते हुए न जाने कितनी प्राचीन भाषाओं के संपर्क में होते होते आज हम खड़ी बोली हिंदी से जुड़ गए हैं। और ये खड़ी बोली हिंदी आज हमारे देश की भाषा है। इसी हिंदी भाषा को आज हमने राजभाषा का दर्जा दिया है। राजभाषा अभी तक हिंदी ही इसी उपयोग में हो रही है। राजभाषा क्या है? पहली बात तो ये, भाषा है तो हिंदी, परंतु राजभाषा क्या है? राजभाषा हमारे सरकारी कामकाज की भाषा है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 में 14 सितंबर 1949 यानी 1949 हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया। तभी से सरकारी कामकाज हिंदी में होने लगे। परंतु एक सबसे बड़ी विडंबना क्या है? अब उसे विडंबना कहिए या फिर हमारे देश की विशेषता कहिए, कि आज हमारे देश में कई भाषाएं हैं जो जिनको मान्यता प्राप्त है। यही कारण है कि हिंदी उस भाषा की दौड़ में बहुत आगे नहीं निकल पाई है। तो राजभाषा हिंदी बनी, परंतु राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बन पाई। 14 सितंबर का दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाकर बहुत खुश होते हैं, परंतु हिंदी को राष्ट्रभाषा का जो सपना पूरा करना है हमारा, वो अभी तक अधूरा है। देवनागरी लिपि हमारे देश की, हमारी हिंदी भाषा की लिपि तो एक वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी भी एक वैज्ञानिक भाषा है। देखा जाए तो भाषा ही एक विज्ञान है, जिसके माध्यम से हम भाषा के नियमों को निर्धारित करते हैं और भाषा का व्याकरण बनाते हैं। तो आज की राजभाषा को महत्व देते हुए हमारी जो यात्रा है वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए चल रही है, जो कि अभी पूरा नहीं हो पाया है। मैं आगे अनीता मैम से कहूंगी कि वे थोड़ा सा कुछ बताएं इसी राजभाषा के बारे में। धन्यवाद ममता मैम। बच्चों, जैसा कि ममता मैम ने आपको बताया कि हमारे देश में बहुत सी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और ये हमारी विडंबना है कि हिंदुस्तान की भाषा हिंदी जो है वो उन्हीं में से एक राजभाषा बनकर के रह गई है, सरकारी कामकाज की भाषा बनकर रह गई है। यह हमेशा से विवाद का मुद्दा रहा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है अथवा नहीं। स्पष्ट है कि संवैधानिक दृष्टि से हिंदी हमारे देश की राजभाषा ही है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके बोलने वालों की संख्या दुनिया में दूसरे स्थान पर निश्चित रूप से, मंदारिणी भाषा जो कि चीन की भाषा है, उसे बोलने वालों की संख्या पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर जो आता है वो हिंदी की बोलने वालों की संख्या है। यह विडंबना है और विडंबना ही है कि आज तक हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। अब प्रश्न उठता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं मिल पाया? इसका उत्तर है कि हिंदी के राष्ट्रभाषा पद पर आसीन होने में हम हिंदी वाले ही सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़े होते हैं, क्योंकि हम हिंदी के बारे में बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम? व्यवहार में उसे कम लाते हैं और गलतियों को ठीक करने का प्रयास भी बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है ना? कोई एक बच्चा जवाब दे, ऐसा ही है ना? कि हम जो है भाषा का गलत प्रयोग करते हैं। कुछ लोग, अब जैसा कि अभी ममता मैम ने ही कहा, लेकिन हम तो हिंदी के अध्यापक हैं, तो हमारी बात छोड़ दीजिए आप, कि कुछ लोग बड़े गर्व के साथ ये कहते हैं कि हिंदी भाषा बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, लेकिन फिर भी हिंदी का शुद्ध प्रयोग नहीं करते हैं और ना ही उच्चारण को शुद्ध करने का प्रयास ही करते हैं। बच्चे अंग्रेजी भाषा में न केवल सही वर्तनी
लिखने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। वर्तनी बच्चों, आप लोगों को हमें हिंदी का अर्थ, हिंदी शब्दों का अर्थ बताने के लिए भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। वर्तनी मतलब स्पेलिंग। तो हम बच्चे क्या करते हैं कि अंग्रेजी भाषा में न केवल स्पेलिंग लिखने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, अपितु सही उच्चारण के साथ बोलने के अभ्यास में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हिंदी की वर्तनी व उच्चारण शुद्ध करवाने का या करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करते। ये माता पिता बच्चों को पैदा होते ही अंग्रेजी राइम्स रटवाना शुरू कर देते हैं। और मैं लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या हिंदी में शिशु गीत या बाल गीत नहीं है? हिंदी का भी समृद्ध साहित्य है बच्चों, हिंदी का भी एक समृद्ध साहित्य है। हम लोग जो थे, हम जब छोटे थे तो हमें अंग्रेजी राइम्स नहीं रटवाई जाती थी। हम तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। बच्चों, उन राइम्स के साथ ही, उन बाल गीतों के साथ, शिशु गीतों के साथ ही हमारा एक शिक्षण का प्रथम चरण पूरा हो जाता था। जैसे मछली जल की रानी है, मतलब मछली जो है वो जल में रहने वाला जीव है, बच्चे को पता चल गया। और उसके बाद जब कहते हैं हम हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, तो बाहर निकालने से क्या है? इसका मतलब मछली जो है वो जल में ही जीवित रह सकती है, वो उसे बाहर निकालने पर उसका जीवन खत्म हो जाएगा। इसी तरह से एक कविता जो हमारे को बचपन में सिखाई जाती थी कि एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, पूर्व से पश्चिम को जाएं, उत्तर से दक्षिण को जाएं, घूम घाम के घर को आए, माता को फिर वचन सुनाए, देख लिया जग हमने सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। अब देखिए इसमें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ बच्चे को कि 4 दिशाएं हैं और 4 दिशाओं के नाम भी उन्हें पता हो, और उन्होंने खेल खेल में चारों दिशाओं के नाम भी सीख लिए। लेकिन बड़े दुख और खेद का विषय है कि हम हिंदुस्तान के अंदर रह करके अभी भी गुलाम मानसिकता के शिकार हैं। अभी भी हम जो है अंग्रेजी ही सीखना चाहते हैं। बच्चों, एक सबसे बड़ी बात और है जो आप लोग करते हैं कि हिंदी को रोमन लिपि में लिखते हैं। आप ममता मैडम भी इस बात से बड़ी परेशान होती हैं, मैं भी बहुत परेशान होती हूँ कि जब हम किसी आपको कोई प्रश्न का उत्तर लिखवा रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, उसे जल्दी जल्दी में रोमन लिपि में लिख लेते हैं। होता है ऐसा? होता है कि नहीं? यस मैम। कि आप लोग उसे रोमन लिपि में लिख लेते हैं। लेकिन बच्चों, जैसा कि ममता मैम ने अभी आपको बताया था कि देवनागरी लिपि भी वैज्ञानिक लिपि है। जैसे हिंदी भाषा वैज्ञानिक है, वैसे देवनागरी लिपि भी वैज्ञानिक है। आप फिर भी रोमन लिपि में लिखते हैं। अब मैं आपको कुछ हास्यास्पद बातें बताती हूँ। देखिए, देवनागरी लिपि में का पे जब छोटे ए की आप मात्रा लगाते हैं तो वो के होता है, जब आप बड़े की मात्रा लगाते हैं तो कै होता है। अब आपका जो इंग्लिश के अंदर CHE भी कै है और CA भी कै है। CAMERA आप कैमरा कहते हैं, CHEMISTRY केमिस्ट्री कहते हैं। है कि नहीं ये विडंबना, ये हास्यास्पद बात कि CHE भी कै है और CA भी कै है ना? तो अभी मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ कि हमारे विद्यालय का ही है। आपको पता है कि ऊपर के फ्लोर के ऊपर जूनियर क्लास के बच्चे रहते हैं और सेकंड फ्लोर के ऊपर हमारी केमिस्ट्री लैब है। एक बार छोटी छोटी सी प्यारी सी 2 बच्चियां आई, अरे कहती अरे केमिस्ट्री लैब तो यहीं पर है। अब देखिए, उसने जो ज्ञान प्राप्त किया उसने कुछ गलत नहीं बोला, CHE तो चे ही होना चाहिए था। यस, है ना? तो वो कहती है केमिस्ट्री लैब, और हमें बहुत अच्छा लगा। हम भी अब कभी कभी मजाक में ये बात बोल देते हैं कि केमिस्ट्री लैब यहाँ पर है। तो बच्चों, हमें इसके अलावा हमारे यहाँ हिंदी के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर अलग अलग वर्णों का अलग अलग उच्चारण है, जो कि आपको स्पष्ट मैंने बताया। छोटा ओ लिखेंगे तो छोटे ओ की मात्रा के साथ और होगा, और बड़े ओ की मात्रा जब हम लगा देंगे तो और हो जाएगा। तो भाषा हमारी बहुत वैज्ञानिक है, लेकिन क्या करें, हमें हिंदी को देवनागरी लिपि में ही लिखना चाहिए। अब आपसे जो मुख्य बात मुझे कहनी है वो ये है कि हमें हिंदी को देवनागरी लिपि में ही
लिखना चाहिए। अब बात आती है हिंदी को अन्य प्रांतीय भाषाओं की प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, हिंदी को अन्य प्रतिद्वंदी भाषाओं की अन्य प्रांतीय भाषाओं की प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। भाई देखिए, अन्य प्रांतीय भाषाएं जैसे पंजाब के साथ पंजाबी, तमिलनाडु तमिल, महाराष्ट्र के साथ मराठी और गुजरात के साथ गुजराती। अब इन भाषाओं का नाम लेने से ही प्रांत या राज्य का नाम तुरंत दिमाग में आ जाता है, लेकिन कभी हिंदी का नाम कहने पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये राज्य, राजस्थान आदि हिंदी भाषी प्रदेशों का नाम आता है ध्यान में? नहीं आता ना। इन राज्यों का नाम हमारे दिमाग में नहीं आता। तो इसके अतिरिक्त भाषा के विकास पर छोटी छोटी अशुद्धियों का बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। बच्चों से लेके बूढ़ों तक जब सभी किसी गलत लिखे शब्द को बार बार और हर जगह देखते हैं तो उन्हें यही सही लगने लगता है। हम लिखने में स्वयं उसी का प्रयोग करने लगते हैं और ऐसा बहुत बार होता है। जब हम आप लोगों का कभी कभी कोई पेपर चेक करते हैं और एक सी गलती आप सभी लोग करने लगते हैं तो हमें अपने ऊपर शक होने लगता है कि कहीं हम भी तो गलत नहीं कह रहे थे। तो हमें पुस्तक खोलनी पड़ती है, हमें एनसाइक्लोपीडिया खोलना पड़ता है, हमें समानांतर कोश खोलना पड़ता है कि कहीं हम ही तो गलत नहीं थे, परंतु क्योंकि आप लोग बार बार देख देख के आपने उसे गलत लिखना शुरू कर दिया और हमें भी वैसा ही लगने लगा। और मैंने तो आज तक एक भी ऐसी केमिस्ट शॉप, मतलब दवाइयों की दुकान नहीं देखी जिस पर दवाइयां शब्द ठीक लिखा हो। क्या यह बहुत कठिन शब्द है? आपको स्क्रीन शेयर करके ममता मैम जरा आप इनको वो दिखाइए, अशुद्ध लिखे शब्दों को दिखा दीजिए। आ रहा है अनीता मैम, स्क्रीन पर है। बच्चों दिखाई, क्योंकि मुझे बहुत कम छोटा दिखाई दे रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं? एक केमिस्ट दवाइयों की दुकान की वो है, बोर्ड की ये फोटो है जिसपे दवाइयों में ई पर बड़ी ई लिखी है। बोर्ड वाली फोटो बहुत छोटी दिख रही है। बोर्ड वाली फोटो बहुत छोटी दिख रही है बेटा, आप ये तो पीपीटी ऐसा ही बना हुआ है। मैम वो थर्ड स्लाइड पे है, मैम फर्स्ट स्लाइड पे है, मैम को थर्ड स्लाइड पे आना होगा। मैम अभी फर्स्ट स्लाइड पे, थर्ड स्लाइड पे आना होगा। जी मैम, फर्स्ट स्लाइड पे, थर्ड स्लाइड पे आना होगा। छोटी दिख रही है अभी भी बेटा? यस मैम, थर्ड साइड पे। यस मैम। तो समझ लीजिए इसकी सेटिंग हुई है अभी, ये हमें तो ठीक दिखाई दे रही है, पता नहीं आपको क्यों नहीं दे रही। अनीता मैम आप बोल रहे थे कुछ या मैं कुछ कहूँ? ममता मैम आप कह दो पूरा पहले। कर लीजिए, आप इसको पूरा कर लीजिए। मैं यही कह रही थी, ये बच्चे देख सकते हैं, ये वैसे भी जब मार्केट में निकलेंगे तो ये देख सकते हैं इस बात को कि क्या वहां पर उनको ज्यादातर सभी दुकानों पर इसी तरह का लिखा हुआ दिखाई देगा। जबकि आप लोगों ने ये सीखा कि जब हम बहुवचन, एक वचन से बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो ई की मात्रा जो है वो छोटी ई की, बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की हो जाती है। तो यदि हमारे दवा विक्रेता दवाइयां शब्द ठीक से लिखवाएंगे तो वो लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के साथ साथ हिंदी भाषा की उन्नति व विकास में भी सहयोगी हो सकेंगे। ममता मैम, अब आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी बेटा, मैम ने आपको बताया कि राष्ट्रभाषा जो है वो क्यों नहीं बन पाई है, उसकी कमियां बताई आपको। सबसे पहले मैं भी उसी पे और ज्यादा प्रकाश डालना चाहूंगी। पहली बात तो राष्ट्रभाषा है क्या? राष्ट्रभाषा वो भाषा है जो देश के अधिकांश लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। यानी आज भी हिंदी ही है जो अधिकांश लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, फिर वो हमारी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन सकती? मैंने पहले भी बताया कि भाषाओं का झगड़ा और भाषाओं की अधिकता के कारण हमारे देश में हिंदी जो है दूसरी पायदान पर है, पहले पर नहीं आ पाई। जैसा कि आप जानते हैं गुजरात वाले गुजरात को प्रमुख भाषा मानते हैं और हिंदी को द्वितीय। पंजाब में भी हिंदी को दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाता है, पहला दर्जा पंजाबी भाषा को। और सबसे प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे देश में दक्षिण भारत में दक्षिण भाषाओं को ही अपनी, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम,
ये 4 भाषाएं सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में फैली हुई है, जहां पर हिंदी को स्थान ही नहीं मिलता। इसी कारण से हिंदी थोड़ी पिछड़ रही है। ये तो एक भाषाओं के कारण। आप जो जहाँ हिंदी भाषी जो प्रदेश है, जैसा मैम ने बताया कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये है तो हिंदी भाषी प्रदेश, परंतु इनसे हिंदी का कोई शर्त नहीं जुड़ा हुआ। परंतु क्या हिंदी का अर्थ हिंदुस्तान से नहीं जुड़ा हुआ? अगर हम हिंदुस्तान से हिंदी को जोड़ते तो हिंदी अपने आप हमारी प्रमुख भाषा के रूप में सामने आ जाती है। दूसरा, उसको राष्ट्रभाषा ना बनाने वाले हम खुद हैं, जो हिंदी बोलने में शर्माते हैं, हिंदी लिखने में शर्माते हैं। हम किसी भी देश में आप चले जाइए, वहाँ अपनी भाषा को सबसे प्रथम दर्जा दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। एक हम लोग हैं जो बहुत ज्यादा, आपके पेरेंट्स में आपको कभी नहीं कहेंगे बेटा हिंदी पढ़ ले, हिंदी का पेपर है तैयारी कर, नहीं, लेकिन इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस में वो आपको ज्यादा जोर डालेंगे। तो हिंदी पिछड़ती जा रही है, हमें उसी को आगे लाना, हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए खुद ही कदम उठाने होंगे। मैम ने आपको बताया कि हम जब आंसर डिक्टेट करते हैं तो आप उसे रोमन में लिखते हैं। ये आपने कहाँ से सीखा? कि आपने मोबाइल की भाषा से मैसेज करते समय सीखा। मोबाइल में हिंदी में भी मैसेज होते हैं, परंतु हम नहीं करते, हम रोमन में हिंदी लिखने लगते हैं। हमने देवनागरी को पीछे छोड़ दिया, रोमन को ऊपर ले लिया है। क्या आपको नहीं लगता कि मैं ठीक कह रही हूँ? आप इसी तरीके को अपनाते हैं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, इसके yes, जिम्मेदार ma'am. यस मैम। हम खुद हुए, हमसे ज्यादा हाँ आप जी। हमारी आने वाली पीढ़ी, जिनके कंधों पर ये भार है, अगर हम ही इसको बताएंगे हिंदी, तो हम कहाँ से इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दे पाएंगे? और क्यों ना हो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा? क्या हमें नहीं लगता कि हम हिंदी को जो महत्व दे रहे हैं वो अभी बहुत कम है? हमें इसको पीछे छोड़ना। आज आप देखिए, जो अंग्रेजी का शब्दकोश है, जिसको डिक्शनरी कहते हैं, वो हर घर में मिलेगा, है ना? लेकिन जो हिंदी का शब्दकोश है वो नहीं मिलेगा हर घर में। बच्चों को पता ही नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों को तो, कि उसको खोलकर उसमें शब्द कैसे देखते हैं। लेकिन अंग्रेजी की जो डिक्शनरी है वो हर छोटे से छोटे बच्चे को भी देखनी आती। ये कारण है, हम खुद हैं समाज में आज इसका। और अगर हम इसका शुद्ध प्रयोग करें, हम इसका समुचित उपयोग करें, आवश्यकता से अधिक करें, बोलने में भी, लिखने में भी, साहित्य पढ़ने में, तो हम खुद ही हिंदी को एक समाज में ऊंचा दर्जा दिला सकते हैं और राष्ट्रभाषा की ओर कदम बढ़ा सकती है हमारी। हमें इसके लिए बहुत अधिक प्रयत्न देना है। कुछ शब्द ऐसे हैं, मैम ने वर्तनी आपको दिखा रही है मैम, यहाँ पर ऐसे भी और एक दो शब्द मुझे अभी अभी याद आ गए। जैसे उज्जवल शब्द लिखते हैं, उज्जवल में दोनों जा आधे होते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। उसको एक जा आधा बना देते हैं, दूसरा पूरा कर देते हैं, जबकि वो उत जमा ज्वल 2 शब्दों से मिलकर बना है। आ रही है ना बात समझ में? लेकिन इसी तरह महत्व है, महत्व में भी 2 ता Yes, ma'am. होते हैं, दोनों आधे होते हैं। वो भी आपको क्लास में अनीता मैम ने और मैंने आपको हर बार बताया होगा जब भी आपने लिखा हो, कि आप वर्तनी पर ध्यान दीजिए। वर्तनी यानी स्पेलिंग। हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो एक एक स्पेलिंग पर ध्यान देते हैं कि हमारी गलत ना हो जाए। लेकिन हम हिंदी को, हम आती है हिंदी, तो हमें हिंदी तो हमारी बोलचाल की भाषा है। ये बड़ी शर्म की बात है कि जो हमारी अपनी भाषा है, जो हमारी बोलचाल, हम उसी में इतने कमजोर हैं लिखने में। हम उसमें भी अपनी अंग्रेजी शब्द को, अगर अभी मैम ने आपको बोला अगर हमें किसी वर्ड का मीनिंग बताना हो, हम आपको उसको अंग्रेजी में बता दें तो आप लोग झट से समझ जाते हैं। लेकिन अगर आपको इंग्लिश पढ़ाते हुए मैम हिंदी में उसका मीनिंग बताएं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आपको वो भी नहीं समझ में आएगा। और सबसे ज्यादा भाषा में को शुद्ध बोलना चाहिए। उर्दू एक भाषा है, आपको मालूम है, और उसमें जो मिठास है, उसमें जो सम्मानजनक भाषा है, वो भी हिंदी में भी उसका दर्जा आना चाहिए। हम कह देते हैं किसी को, आपको हम संवाद लेखन कराते हैं, आप लोग अपनी भाषा में लिखते हैं, मेरे घर आ जाइयो, आके ले लियो। ये क्या है? ये आपकी आम बोलचाल की भाषा आप प्रयोग कर रहे हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। यहाँ मत बैठो की जगह हम कहें यहाँ मत बैठिए, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। शुद्ध जितना बोलेंगे उतना ही आप पढ़े लिखे दिखाई देंगे। जरूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी बोले तभी पढ़े लिखे दिखाई देंगे। आप शुद्ध और अच्छी हिंदी बोलिए, तब भी आप पढ़े लिखे दिखाई देंगे। और आपकी भाषा आपके व्यक्तित्व को दर्शाएगी कि आप कितना भाषा को
समझते हैं और सम्मान देते हैं। तो हिंदी को सम्मान की भी जरूरत है, हिंदी भाषा प्रेमियों की जरूरत है। ठीक है अनीता मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अच्छा बच्चों, जैसा कि ये एक स्लाइड आप लोगों ने देखा जिसमें अशुद्ध वर्तनियां लिखी हुई हैं, बड़े साधारण से शब्द हैं। आप लोगों ने देखा होगा ऑटो, सड़क पर चलते हुए ऑटो पर देखा होगा पीछे लिखा होता है माँ का आशीर्वाद, आशीर्वाद, छोटे ई की मात्रा और रेफ, ठीक है, या फिर लिखा होता है बड़ी की मात्रा और रेफ शाह के ऊपर ही, जबकि ये तो शुद्ध नहीं है। इसके सामने ही हमने आपको शुद्ध लिख करके दिखाया, वो है आशीर्वाद। इसी तरह से दवाइयां तो आपने देख ही लिया। एक शब्द है श्रृंगार, आप लोगों ने अभी रस के अंदर पढ़ा, श्रृंगार रस पढ़ा। यस। स्त्रियां जो मेकअप करती हैं उसी श्रृंगार करती हैं, वो श्रृंगार करती हैं, जो आभूषण पहनती हैं, मेकअप करती हैं, वो श्रृंगार होता है। आप क्या लिखते हैं? श्रृंगार, श्र लिखते हैं। श आप लोगों ने जिस समय ये पढ़ा था, वर्ण विचार पढ़ा था, क ख ग घ 33 आपने व्यंजन पढ़े थे, है ना? 11 स्वर आपने पढ़े थे, और इसके अलावा आपने संयुक्त व्यंजन पढ़े थे जिनकी हम गिनती नहीं करते। उसमें श और र पढ़ा था, श शलगम वाला और र, तो वो श्र बनता। लेकिन श और री, ऋषि वाली री, वो मिलके बनता है श्री। तो श्रृंगार जो है वो री की मात्रा है। आप क्या करते थे? कर देते हैं श्रृंगार कर देते हैं, श्र लिखते हैं और उसके नीचे री की मात्रा लगा देते हैं, ऋषि वाले री की, तो वो तो अशुद्ध हो गया ना। श्रृंगार क्या है? उसके सामने ही शुद्ध दे रखा है। इसी तरह से श्रीमती लिखने में बहुत लोग गलती करते हैं। बहुत साधारण शब्द हैं जिनका हम आए दिन प्रयोग करते हैं। श्रीमती, श्रीमती में या तो श्रा पर छोटी की मात्रा लगा देते हैं या ता पे छोटी की मात्रा लगा देते हैं। अगर श्रा पे बड़ी की मात्रा लगाई तो ता पे छोटी की मात्रा लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। शुद्ध क्या है? श्रा पर भी बड़ी की मात्रा है और ता के ऊपर भी बड़ी की मात्रा। इसके बाद है, आप लोगों ने बच्चों विज्ञापन देखे, सड़क पर चलते हैं आप, विज्ञापन देखते हुए चलते हैं। प्रायः देखने में आता है कि विज्ञापनों व विभिन्न प्रतिष्ठानों पर लगे बोर्ड, जिन्हें आप साइन बोर्ड कहते हैं, उनमें वर्तनी संबंधी अशुद्धियां होती हैं और मोटे मोटे अक्षरों में लिखे होने के कारण देखने वालों पर गलत प्रभाव भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि मोटे मोटे जब अक्षरों में लिखा हुआ होगा तो एकदम से आपका ध्यान उस ओर आकृष्ट होता है, आप उसे देखते हैं। अब बच्चे बड़े सभी उसको लगातार जब देखते रहते हैं तो हम भी उस तरह की गलतियां करनी शुरू कर देते हैं। और ये जो गलतियां हैं, ये जो भाषा विषय गलतियां हैं, पूरे समाज को प्रभावित करती हैं और इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है अगर हम अपनी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना चाहते हैं। सब आप लोगों को जो कि विषय भी आपको बताया था कि शुद्ध और समुचित प्रयोग से ही हिंदी बनेगी देश की राष्ट्रभाषा। एक तो हमें उसका प्रयोग क्या करना है? शुद्ध करना है। दूसरा, हमने उसका समुचित प्रयोग करना है, हमने हिंदी का ही प्रयोग करना है। आप लोग देखते हैं विदेशों से बहुत सारे लोग आते हैं, भारत में मेहमान आते हैं, विदेशी मेहमान आते हैं। क्या उनको आपने देखा कि वो सभी क्या हिंदी में ही बात करते हैं? अगर कोई रूस से आया है तो रूसी भाषा में बात करता है, चीन वाला चीनी भाषा में बात करता है, लेकिन हम हिंदुस्तानी जो है अंग्रेजी भाषा में बात करना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप अंग्रेजी ना सीखें, अंग्रेजी सीखिए, जितना ज्यादा हमें भाषाओं का ज्ञान होगा उतना उत्तम है, लेकिन हमें अपनी भाषा का भी सम्मान करना चाहिए। और बच्चों, आप लोगों ने फादर कामिल बुल्के वाला मानवीय गणना की दिव्य चमक भी पढ़ा। उसमें फादर कामिल बुल्के किस बात पर झुंझलाते थे? बोलो अथर। मैम जो वो हिंदी बोलने वालों पे, जो हिंदी बोलने वाले, क्या हिंदी बोलने वाले क्या? मतलब जो हिंदी बोलने में जो सही हिंदी नहीं बोलते थे। हाँ बोलो विधि, बोलो विधि। क्या हिंदी बोलने वाले हिंदी का अपमान करते थे। सही नहीं बोलते थे। सभी एक साथ मत बोलिए, जिसका नाम लिया गया वही बोलेगा। विधि आप बोलिए बेटा।
वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे और जब उनको बहुत बुरा लगता था जब हिंदी प्रयोग करने वाले लोग उसका अपमान करते थे। हाँ, जब हिंदी बोलने वाले लोग हिंदी की उसकी उपेक्षा करते थे, वो अपमान नहीं करते थे उनकी, वो क्या करते थे? उपेक्षा, है ना? उपेक्षा और अपमान में बहुत अंतर है बेटा। अब फिर हमको आपको अंग्रेजी में बताना पड़ेगा कि उपेक्षा का मतलब क्या है और अपमान का मतलब क्या है। उपेक्षा का मतलब होता है इग्नोर करना, है ना, और अपमान है इंसल्ट करना। तो वो जब हिंदी भाषी उसको इग्नोर करते थे, उपेक्षा करते थे हिंदी की, नजरअंदाज कर देते थे उसे, तो उन्हें ये बात बहुत बुरी लगती थी, वो इस बात पर झुंझलाते थे। अब देखिए हिंदी राष्ट्रभाषा कैसे बन सकती है। हिंदी के विकास से जुड़ी सरकारी संस्थाओं व अकादमियों को भी इस संबंध में अपेक्षित कदम उठाने चाहिए। देखिए हमारा अगर ये हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे एक के करने से क्या होता है, और सब लोग तो ऐसा नहीं करते। बच्चों, एक बूंद बूंद से सागर भरता है, एक एक ईंट जुड़ करके एक इमारत बनती है। तो एक एक व्यक्ति का जो प्रयास है वो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए हमें कभी भी यह नहीं सोचना कि एक हमारे ही बोलने से क्या होगा, ठीक है? तो हमें हिंदी का समुचित प्रयोग करना है। आपने अंग्रेजी भाषा भी सीखनी है, लेकिन हैंड रेस कर रहे हैं दो बच्चे। हैंड रेस कर रहे हैं अथर्व और विधि के याद है। हाँ, विधि तो है सामने, विधि ने तो बताया था। मैम, हाँ बोलो अथर्व। मैम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैम इसी साल की बात है, जून 29, 2020 में मैम लगभग 7.97 लाख जो बच्चे हैं वो यूपी बोर्ड एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट में फेल हुए थे। आप बताओ कितने शर्म की बात है, जिसे आप अपनी मातृभाषा समझते हैं, अपने देश की भाषा समझते हैं, करें अरे हिंदी क्या। और मैंने बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स को देखा है, जो वो आते हैं, अभिभावक आपके मीटिंग अटेंड करने के लिए आते हैं, हमसे मिलने के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं अरे मैडम हिंदी तो हम ही पढ़ा देंगे इनको। अब वो हिंदी को बहुत आसान समझते हैं। हम मानते हैं हिंदी बहुत आसान है, आपने शुरू से हिंदी भाषा सीखी है, आपके देश में अधिकांश लोग उसे बोलते हैं, लेकिन बेटा उसको पढ़ना और उसका प्रयोग करना, शुद्ध प्रयोग करना एक अलग बात है। आप पढ़िए, आपके माता पिता को पढ़ाना चाहिए आपको हिंदी, लेकिन शुद्ध रूप में। अब तो बेटा आपको स्क्रीन पे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है दवाइयाँ। यस मैम, है ना? अब आज जब Yes, अभी ma'am. बाहर निकलोगे ना, सभी केमिस्ट की शॉप पर देखना, सभी दुकानों पर देखना, दवाइयाँ ऐसे ही लिखा हुआ मिलता है ना? आप उनको क्या कहोगे कि भैया इसके ऊपर जो बड़ी आपने बना रखी है ना, ये ऊपर का हिस्सा मिटवा दो, इस पर पेंट करवा दो, शुद्ध शब्द ये है। बताओ बोलोगे? कौन बोलेगा? कि आप में से कुछ लोगों की होगी, मेरे ख्याल में किसी ना किसी बच्चे के माता पिता की, किसी की केमिस्ट की दुकान भी होगी, है? किसके है? बहुत सारे हाथ खड़े हो गए अब तो। हाँ अनिरुद्ध, क्या कहना चाह रहे थे बेटा? मुझे भी कहना है को राष्ट्रभाषा मैम, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए उसका शुद्ध उपयोग जरूरी है। हाँ बिल्कुल, शुद्ध उपयोग जरूरी है किसी भी हाँ। भाषा। ममता मैम बताना चाहेंगी? हाँ ममता मैम बताइए। बोलिए आप। नहीं आप इसको अनिरुद्ध, हमारा टॉपिक ये है बेटा कि अगर हम शुद्ध प्रयोग करेंगे तभी राष्ट्रभाषा बन सकती है। मैम क्योंकि गलत प्रयोग जापान करेंगे तो हम उस भाषा को सही दिशा में नहीं ले जा रहे, गलत उपयोग कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर अब ये जो मान लीजिए जो बोर्ड लगा हुआ है दवाइयाँ का, इसको 10 लोग पढ़ते होंगे और 10 लोग ऐसे ही लिखेंगे, तो बताइए किसने शुद्ध सीखा? और आप लोगों को भी अभी मैम ने बताया तो आपको पता चला, उससे पहले कि आपने कभी ध्यान दिया इस बात पर कि यहाँ दवाइयाँ गलत लिखा हुआ है? हाँ तो ये चीज है कि हमें शुद्ध प्रयोग सबसे पहले सीखना, हमें शुद्ध प्रयोग से ही हम हिंदी को। हाँ बोलो मैम, क्योंकि जैसे कंट्रीज हो गई जापान या यूएसए, वो बिल्कुल शुद्ध उपयोग नहीं करते जापान का, वहाँ मॉडर्न जापानीज चलती है। वहां पर बेटा एक ही भाषा, वहां पर भाषाओं का झगड़ा नहीं है।
हमें एक भाषा को, अगर उनकी भाषा तो मान्यता प्राप्त है, हमें अपनी भाषा को राजभाषा की मान्यता दिलानी है। हम उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। तो जहां पर इतनी भाषाएं हो, वहां पर किसी एक को प्रमुख करना हो तो पहले तो उसकी कमियों को ही दूर करना होगा ना। अब मान लीजिए एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है परंतु अव्वल आना चाहता है, तो उसे अपनी कमियों पर ध्यान देना होगा। तो वही बात है कि हमें इस भाषा को अगर ऊपरी भाषा में ऊपर ले जाना है, राष्ट्रभाषा बनाना है, तो हमें उसको सबसे पहले शुद्ध और उचित प्रयोग करना सीखना। ये कविता डाली गई है आप पे, गूंगा राष्ट्र राष्ट्रभाषा में। अगर किसी देश की राष्ट्रभाषा ही ना हो, अब ये सब देश की राष्ट्रभाषा है, अब आप देखिए कि हमारे देश में ये समस्या है और प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है राष्ट्रभाषा पर कि हम किसको राष्ट्रभाषा माने। ये नहीं है कि हिंदी नहीं है तो कोई और हमारी राष्ट्रभाषा है। कोई भाषा राष्ट्रभाषा बन ही नहीं पाई है, और अगर बनेगी तो हिंदी ही बनेगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली भाषा है, क्योंकि वो हमारी राजभाषा है। हम उसी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहेंगे। अब ये जो ये कविता एक सेकंड ममता मैम, एक हाँ जी। सेकंड ममता। सुचिता मैम कुछ कहना चाह रही है, 1 मिनट जरा मैं। हाँ जी कहिए। हेलो, ठीक है ममता मैम। हाँ जी बताइए आप। हाँ, तो अब मैंने आपको जैसा कि ममता मैम ने भी बताया, आपने कहा कि जापान में, यूएस के अंदर वो अशुद्ध प्रयोग करते हैं। बेटा वो अशुद्ध प्रयोग नहीं करते। अभी आपने अपनी ही बात के साथ ये बात कह दी थी कि वो मॉडर्न जैपनीज का प्रयोग करते हैं। हम लोग भी तो मुख सुख के लिए बहुत से शब्द ऐसे बोलते हैं, है ना। अभी मैं आपको एक शब्द बताती हूँ। एक चट्टोपाध्याय शब्द था, मुख्य शब्द क्या था? चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय से मुख सुख के लिए बना उपाध्याय, उपाध्याय से हुआ वो ओझा, और ओझा से बन गया वो झा। वो चट्टोपाध्याय ही झा है। तो हमने अशुद्ध प्रयोग नहीं किया, हमने मुख सुख के लिए छोटा कर दिया। बात आपको स्पष्ट हुई? चट्टोपाध्याय वाला पॉइंट समझ नहीं आया। चट्टोपाध्याय बेटा ये मुख्य शब्द था, मैं आपको बताती हूँ। आप चट्टोपाध्याय एक कास्ट होती थी, चट्टोपाध्याय ब्राह्मण्स के अंदर एक जो है कास्ट हुआ करती थी, जाति विशेष की थी चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय को धीरे 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 चट्टोपाध्याय लंबा लगा, लंबा होता था, लंबा बोलने में कुछ लोगों को दिक्कत होती थी, और एक मुख की बनावट जो होती है, हमारे जो मुख की बनावट है उसके कारण भी कई लोग जो है शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। चट्टोपाध्याय नहीं बोल पाए, उसमें ज्यादा समय लगा तो उसको उपाध्याय बन गया, उससे क्या बना? उपाध्याय शब्द हुआ। फिर वो चट्टोपाध्याय जो होते थे वो उपाध्याय लगाने लगे अपने नाम के सामने। मान लीजिए अतिशय चट्टोपाध्याय था, वो अतिशय उपाध्याय हो। धीरे धीरे समय के परिवर्तन के साथ साथ भाषा जो है समय के साथ साथ बदलती है, समय के साथ साथ भाषा में परिवर्तन होता है। ये बात भी आप लोगों को बताई गई थी, भाषा में परिवर्तन होता है। इसके अलावा किसके लिए किस तरह परिवर्तन होता है? मुख सुख के लिए भी परिवर्तन होता है। मुख सुख जानते हैं कि हम उसको आसानी से जल्दी बोल सकें, तो वो मुख सुख होता है। तो मुख सुख के लिए भी उसमें परिवर्तन आता है। अब चट्टोपाध्याय से उपाध्याय बना, उपाध्याय से बन गया ओझा, फिर वो लगाने लग गए ओझा। जो चट्टोपाध्याय थे वो उपाध्याय से उन्होंने अपना सरनेम ओझा कर लिया। अब ओझा का भी छोटा कर लिया, झा कर दिया। आप पूछ के देखिएगा, जो कोई ओझा या झा लगाते हैं आप उनसे पूछ के देखिएगा, अगर वो उसके मूल को जानते होंगे कि उनका जो सरनेम है उसका मूल क्या है। इसी तरह से आप कहते हैं ना बड़ा लाट साहब आया है, ऐसे बोलते हो? यस मैम। है, घर में भी बोला जाता लाट। अब ये लाट कहाँ से आया? यस ये लॉर्ड से बना। लॉर्ड जो होते थे उससे बन गया लाट, मुख सुख के लिए। हाँ बोलो।
मैम पर शुद्ध हिंदी थोड़ी मतलब प्रयोग करने में थोड़ी मुश्किल होती है अपनी, अगर हम आम बोलचाल की भाषा में यूज देखिए करेंगे मैं अंदर आपको थोड़ी ये उसको मुश्किल होगी। देखो बच्चे, मैं आपको कह रही हूँ आपको बोलने में मुश्किल होती है, माना। शुद्ध हम आपसे कब कह रहे हैं कि आप साहित्यिक भाषा का प्रयोग करें? आम बोलचाल की भाषा को तो शुद्ध बोल सकते हैं, साहित्यिक भाषा जो है और तकनीकी शब्दों का प्रयोग करने की तो हम बात ही नहीं कर रहे। जिसे आप टेक्निकल टर्म्स कहते हैं, हम उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, ना हम साहित्यिक भाषा की बात कर रहे हैं, हम तो आम बोलचाल की भाषा की बात कर रहे हैं। आम बोलचाल की भाषा जो है वो तो शुद्ध होनी चाहिए, उसे तो हमें शुद्ध प्रयोग करना चाहिए और अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और जितना प्रयोग करेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। हाँ, क्या अंग्रेजी का आप बिल्कुल साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हैं? लोग तो आम बोलचाल की भाषा में मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, मतलब हिंदी जिससे में आती है कि वो हिंदी बोल रहे हैं। बेटा सुना, मेरे को समझ में नहीं आ रही आपकी बात। हाँ मैम किसी के माइक से आवाज आ रही है। हाँ, किसी के माइक से आवाज आ रही है। हाँ, अब बंद हुई है। मैम हाँ शुभांशु बोलो। है। हाँ अब बोलो। अगर प्रेजेंट टाइम में इतनी लोग भाषा हिंदी बोलते हैं कि मतलब इतनी शुद्ध नहीं बोलते, पर ज्यादातर लोग तो हिंदी बोलते हैं, मतलब नॉर्मल में हम शुद्ध इतनी नहीं बोलते इतनी साहित्यिक शब्द बोल सके। मैं आपको क्या कह रही हूँ बेटा, और ममता मैम क्या कह रही है, हम आपसे कह ही नहीं रहे कि आप साहित्यिक भाषा बोले, लेकिन जो भाषा आप बोलते हैं, अधिकतर आप बोलते हैं, उसको शुद्ध तो बोलेंगे। अब आपने ये लिखा दवाइयां, आपके देश में कोई विदेशी, आपको पता है बहुत सारे रूसी लोग जो हैं वो हिंदी भाषा सीखते हैं, हिंदी बोलना जानते हैं, हिंदी पढ़ना जानते हैं। बहुत सारे, आपको पता है कि जितने भी ये लंदन से आने वाले गोरे लोग जो हैं, हरे राम हरे कृष्णा वाले, वो हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं। अब वो जब हमारे की दुकान के ऊपर दवाइयां बड़ी की मात्रा लिखी हुई देखेंगे और उनको अगर शुद्ध रूप पता होगा तो हास्यास्पद ही है ना हमारे लिए कि विदेशी लोग जो हैं वो तो हिंदी शुद्ध बोल रहे हैं और लिख रहे हैं, और हम जो हैं हम गलत कर रहे हैं। तो हमें अधिक से अधिक अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आप जब हम लोग आपको प्रश्न उत्तर लिखवाते हैं तो आप हिंदी में ही लिखें। आपकी अशुद्धियां इसीलिए होती हैं परीक्षा के अंदर, इसीलिए आपके नंबर कम आते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग अशुद्ध लिखते हो। अशुद्ध इसलिए लिखते हो क्योंकि आप जिस समय आपको हम लिखवा रहे होते हैं, यद्यपि ममता मैम भी बोर्ड के ऊपर आपको कठिन शब्द लिख के देती हैं, मैं भी लिख के देती हूँ, आप लोगों ने कुमुद मैम से पढ़ा होगा तो कुमुद मैम भी लिख के देती थी, संगीता मैम से पढ़ा होगा तो संगीता मैम भी लिख के देती थी। सभी जो अध्यापिकाएं हैं वो आपको उसके ऊपर शुद्ध शब्द लिख करके देते हैं जहां हमें लगता है ये कठिन शब्द है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप लोग उसको रोमन के अंदर लिखने लगते हैं, तो आपको शुद्ध शब्द का ज्ञान ही नहीं हो पाता। तो हमें भाषा, हिंदी भाषा का शुद्ध और समुचित प्रयोग करना है। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर वो दिखाया गया था, ममता मैम ने भी बताया आपको कि गूंगा राष्ट्र राष्ट्रभाषा में। तो अभी बस मैं ये थोड़ी सी कविता की पंक्तियां पढ़ करके यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। उसके बाद आपने जो भी प्रश्न लिखे होंगे आप ममता मैम से और मुझसे उन प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे। हिंदी हिंदी चिल्लाने से हिंदी का उत्थान न होगा। हिंदुस्तान राष्ट्र है अपना, हम सारे हैं हिंदुस्तानी। तभी बात जचती है यह तो जब हिंदी हो अपनी वाणी। तन हिंदी तो मन हिंदी हो, तन हिंदी तो मन हिंदी हो, रोम रोम नस नस हिंदी हो। मातृभूमि के गौर भाल पर हिंदी की सुंदर बिंदी हो। मातृभूमि के गौर भाल पर हिंदी की सुंदर बिंदी हो। भारती तभी सुखी होगी जब हिंदी का अपमान न होगा। भारती तभी सुखी होगी जब हिंदी का अपमान न होगा। कितने दशकों से फिजूल ही हम खुद को आजाद मानते, वे कैसे भारतवासी हैं जो हिंदी को नहीं जानते। वे कैसे भारतवासी हैं जो हिंदी को नहीं जानते। देश प्रेम कैसे उपजेगा जब तक इसका ज्ञान ना होगा। मेरे बंधु ना कुछ होगा, मेरे बंधु कुछ ना होगा। हिंदी दिवस मना लेने से नहीं प्रतिष्ठित होगी हिंदी बड़े बड़े भाषण देने से। गूंगा राष्ट्र
राष्ट्रभाषा बिन राष्ट्रीय गुणगान न होगा, हिंदी हिंदी चिल्लाने से हिंदी का उत्थान न होगा। अब हम हिंदी हिंदी चिल्लाते रहे लेकिन हिंदी का इससे उत्थान नहीं होगा। आप लोगों ने, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं। मैं समाप्त करते करते मुझे एक बात और याद आ गई। बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग कहते हैं अरे मुझे तो हिंदी नहीं आती। मैडम, हमें हिंदी बोलने में लिखने में बहुत दिक्कत हो रही है और आप बच्चे लोग भी बोलते हैं और हमें ये कटाक्ष आप पर करना पड़ता है कि हिंदुस्तान में सभी अंग्रेज पैदा हुए। ऐसा होता है? चलिए, अब बच्चों आपकी बारी है। आप ममता मैम से या मुझसे, हाँ जी ममता मैम, कुछ कहना चाहेंगी आप अंत में? मैं यही कहना चाह रही समापन थी। करना चाहेंगी आप भी? नहीं, समापन आप ही कीजिएगा मैम। मैं ये कहना चाह रही थी सिर्फ कि हम लोग खुद ही जो है इसमें बड़ा गर्व महसूस करते हैं और गर्व से कहते हैं कि मेरी हिंदी थोड़ी वीक है। इस बात में हम गर्व अनुभव करते हैं कि मेरी बिल्कुल सही कहा बहुत अच्छी है ना, और हिंदी थोड़ी वीक है, हिंदी तो मुझे नहीं आती, बस हिंदी में ही नंबर कम आते हैं। तो इससे बच्चे, आप ये मत सोचिए, आप यहाँ पर भी हिंदी को नीचे ले जा रहे हैं, अपनी भी कमी बता रहे हैं और हिंदी को भी नीचे ले जा रहे हैं, लेकिन इसमें गर्व महसूस मत कीजिए। आप ये कहिए हिंदी तो मेरी बहुत अच्छी है, तब शान की बात है, तब हिंदी की राजभाषा की ओर कदम बढ़ा रही है ना। वो सब आपके अपने ही हाथ में है। अब मैं देखते बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है, तो जो पहले नहीं बोल, मतलब जो पहले बोल चुके हैं, उनके अलावा ये प्रणव भारद्वाज है, कुछ कहना चाह रहे हैं। आरव त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैम, हाँ बोलिए आरव। जैसे स्टार्टिंग में आपने बोला था कि हिंदी को हम सरकारी कामकाज में इस्तेमाल करते हैं, तो मैम जहाँ तक मतलब है कि मैम जितने भी लॉज पास होते हैं वो अंग्रेजी में ही होते हैं, हिंदी में ज्यादा नहीं होते हैं। नहीं, वो संविधान में तो विशेष रूप से हिंदी रूप में ही है और हिंदी में ही होते सरकारी कामकाज। ज्यादातर सरकारी कामकाज वहां पर भी बेटा यही लोग हैं कि कुछ लोग हैं जो हिंदी नहीं समझते। अब उनके लिए भी आप ये देखिए, आप बोर्ड एग्जाम देते हैं, वहां पर आपका पेपर आता है तो इंग्लिश में भी आता है और वो हिंदी में भी आता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उसको उसमें पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाले पढ़ते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो हिंदी को नहीं समझ पाते, इसलिए वहां पर अंग्रेजी में भी वो बिल पास करने पड़ते हैं, अंग्रेजी में भी वो काम करना पड़ता है। तो भी है, दो तरह से आती है। जो हिंदी समझते हैं वो हिंदी में देखते हैं, जो अंग्रेजी समझते हैं वो अंग्रेजी में देखते हैं। तो हमारे यहाँ भाषाओं के कारण ही दो भाषाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन राजभाषा हमारे, हाँ बोलिए मैम। हमारे देश के अंदर अन्य भाषाओं को भी राजभाषा का, राष्ट्रीय कार्य की भाषा के लिए अंग्रेजी को भी इसका दर्जा मिला हुआ है राजकीय कार्य करने के लिए। और अन्य कुछ अन्य जो स्थानीय भाषाएं हैं उनमें भी राजकीय कार्य होते हैं। हम तो मैम कुछ कहना चाहेंगे? शुभ्रांशु कश्यप ने हैंड रेज किया है, अपूर्वा ने हैंड रेज किया है, बोलिए मैम। इसमें मेरा क्वेश्चन ये था, कौन बोल रहा है, बोलिए मैम। कई संस्थानों और कार्यालयों में भी हिंदी भाषा का उपयोग नहीं होता, और मैम कई कार्यालयों और संस्थाओं में भी, हाँ जी, तो मैम वहाँ पे हिंदी भाषा का उपयोग नहीं होता। मैम जिस भाषा में इंसान को उसका देखो बेटा, भाषा है, अगर किसी कार्यालय में सरकारी पद पर, ऊंचे पद पर एक साउथ इंडियन व्यक्ति बैठे हुए हैं उस पद पर, अब उन्हें हिंदी नहीं आती। अब आपने देखा हमारे राष्ट्रपति भी ऐसे रहे, KR नारायण, वो KR वेंकट रमन हमारे राष्ट्रपति रहे, तो वो भी हिंदी कम बोल पाते थे। तो जहाँ पर जिस पद पर अगर साउथ इंडियन व्यक्ति बैठा है या हिंदी भाषी व्यक्ति बैठा है, तो वो हिंदी का सही प्रयोग नहीं करेगा, उससे वहां गलती होगी। उसके लिए आसान है कि वो उसको अंग्रेजी में ही प्रयोग करे, ठीक है। लेकिन जो मान्यता एक प्राप्त हो गई है वो राजभाषा के रूप में है और वो सरकारी कामकाज की भाषा। भाषाओं का जो झगड़ा भी अनीता मैम ने भी कहा कि जहाँ इतनी सारी भाषाएं होंगी, किसी भी देश में भाषाएं नहीं, और बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं कि कितनी बोलियां हैं हमारे देश में। तो भाषा की जो तकरार है वो इसी कारण है कि यहाँ भाषाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। धर्मों की जो तकरार है वो इसी कारण है कि यहाँ धर्मों की संख्या बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं ना। तो जहाँ अधिकता होती है वहां विचारों के मतभेद तो उत्पन्न होते ही होते हैं।
इसीलिए जो है भाषा को अगर कोई नहीं कर पाता है उसको हिंदी में, तो वो अंग्रेजी भाषा में ही उसको कर, ठीक है। और अपूर्वा एक बात और बता दें, अगर आप वहां पर जाकर के हिंदी के अंदर अपनी बात कहेंगे, आपको मान लीजिए कोई आपको प्रार्थना करनी है, प्रार्थना पत्र अगर हिंदी में देंगे तो उसे अस्वीकार नहीं कर सकते वो। हाँ, वो उसे स्वीकार करेंगे। हाँ। आपकी बात सुनेंगे, और अगर उनको नहीं आती, जो उच्च पद पर आसीन व्यक्ति उसे नहीं आती, तो वो अपने अधीनस्थ व्यक्ति से उसे पढ़ेगा, उसकी पढ़वाएगा और आपके कार्य को किया जाएगा। और कोई शुभ्रांशु कुछ कहना चाह रहे थे ममता मैम? हाँ, शुभ्रांशु कहिए बेटे। यस मैम। हाँ, मैम मेरा प्रश्न ये था कि मैम चीन जैसे देश में मैम जहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी है मैम, उस देश में भी मैम 21 भाषाएं हैं, और तब भी मैम वहाँ पर मैम एक प्रमुख भाषा को मैम दर्जा दिया गया है। हमारे देश में मैम अभी मैम ने बताया था आपको। हाँ, यस मैम। तो मैम हमारे देश में मैम जहाँ मैम दूसरी सबसे ज्यादा आबादी है, घनी आबादी है मैम, मेरा मैम इसका मैम धर्म या जात पात से कुछ लेना देना नहीं है मैम, मेरा मतलब सिर्फ भाषा से है कि मैम हमारे देश में मैम 21 भाषाएं नहीं, हमारे देश में 28 भाषाएं बोली जाती है, जिसको सरकारी मान्यता प्राप्त है, और उसमें से भी मैम हिंदी ऐसी भाषा है, 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है। हाँ। यस मैम, 22 भाषा, सॉरी मैम। और मैम उसमें से मैम हिंदी एक ऐसी भाषा है जो मैम साउथ में मैम कुछ 5 राज्यों को छोड़कर बाकी के मैम 23 या 24 राज्यों में बोली जाती है, और मैम वहाँ लोग सब समझते भी हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे मैम उन 24 राज्यों को मिलाकर हिंदी को एक राजभाषा की मान्यता दे दी जाए, और जहाँ साउथ में जहाँ लोग सब अच्छी तरह हिंदी नहीं बोल पाते हैं मैम, उन्हें मैम हिंदी सिखाई जाए, ताकि मैम जब वो मैम उन्हें मैम जरूरत पड़े मैम, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो साउथ से बाकी भारत में जाते ताकि वो कुछ काम कर सके, और मैम उन्हें भी तो मैम हिंदी सिखानी चाहिए, जो मैम हमारा प्रयास नहीं है। वो हिंदी तब सीखेंगे अगर उनकी रुचि होगी हिंदी में। आप ये देखिए, आपने कहा कि हिंदी सीखी जाती है और राज्यों में वो बोलते हैं, समझते हैं, परंतु वो उसको प्रथम भाषा का दर्जा नहीं देते। आप पंजाब में चले जाइए, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सब पंजाबी ही बोलेंगे या फिर अंग्रेजी बोलेंगे। ऐसे ही गुजरात, मैंने पहले भी 4-5 जगह का नाम लिया, वो दर्जा ही दूसरा देते हैं। महाराष्ट्र में मराठी को जो सम्मान प्राप्त है, वो हिंदी के लिए तो झगड़े हो जाते हैं वहां पर। तो जब हम उस भाषा को दर्जा ही नहीं देंगे ऊपर, तो वो राष्ट्रभाषा कैसे बनेगी? उसको प्रथम भाषा के लिए बेटा ऐसा है उनका दर्जा शुभ्रांशु, हम लोकतंत्र में रहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश, और आपको ये पता है दक्षिण भारत के अंदर झगड़े होते हैं हिंदी के लिए, तो उनका झगड़ा हो गया, वो हिंदी को वो दर्जा देना नहीं चाहते, लेकिन हमारे संविधान में हिंदी जो है वो राजभाषा है। आप दक्षिण भारत के भी जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, राज्य के नहीं मैं कह रही हूँ, केंद्रीय सरकार के, उसमें अगर आप हिंदी के अंदर कोई भी काम करते हैं तो उसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा, वो स्वीकार्य होगा। सिर्फ जो आप बात कहना चाह रहे हैं उसका एक ही उत्तर है कि हमारा देश जो है लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, और वो उसी स्वतंत्रता के आधार पर हिंदी को पीछे करना चाहते हैं। अपनी क्षेत्रीय भाषा जो है, अपनी जो स्थानीय भाषा है, उसे स्थानीय भाषा तो नहीं कहेंगे हम, क्षेत्रीय भाषा कहेंगे, जिन भी इसीलिए जो है हमारे देश के अंदर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, वो जो मान्यता उनके क्षेत्र की भाषा की है वो उसे ही प्रयोग करना चाहते हैं। तो अनीता मैम समय हो गया है, आप समापन कीजिए 2 शब्दों में। हाँ, तो कर दीजिए ममता मैम, कर दीजिए आप। नहीं, आप कर दीजिए समापन। तो बच्चों, अब सिर्फ और सिर्फ हमारा आप लोगों से यही अनुरोध है, यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप बच्चे जो हिंदी भाषा पढ़ते हैं, आप उसका शुद्ध प्रयोग करेंगे, समुचित प्रयोग करेंगे। आपके ही शायद ममता मैम ने आपसे बोला था ना कि आप ही भावी नागरिक हैं, देश के कर्णधार हैं, आप ही, तो आप लोगों के प्रयास से ही हो सकता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल सके। तो सभी बच्चों नमस्कार, और धन्यवाद। खत्म कर, धन्यवाद।